जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल सुरक्षा ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस फॉर सिक्योरिटी पर्सनल के बारे में। इसमें हम कुल 10 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल या प्रवेश नियंत्रण। सिक्योरिटी पर्सन विल चेक फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड परमिशन ऑफ पर्सनल, चालान, इनवॉइस, ऑथोरिटी लेटर ऑफ मटेरियल ऑब्लिक व्हीकल एटसेट्रा before permitting them inside premises where he or she is deployed। जहां भी सुरक्षाकर्मी तैनात है वह किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से पहले उसका फोटो आईडी कार्ड चेक करेगा, साथ ही साथ उसकी परमिशन चेक करेगा कि क्या वह व्यक्ति उस जगह पर अंदर प्रवेश के लिए अधिकृत है या नहीं। साथ ही साथ जब वह किसी मटेरियल या व्हीकल को प्रवेश देगा उससे पहले उसका चालान, उसकी इनवॉइस, उसका बिल, उसका ऑथोरिटी लेटर आदि को भली भांति चेक करने के उपरांत ही उनको एंट्री देगा। पॉइंट नंबर 2, चेकिंग एंड फ्रिस्किंग या जांच या तलाशी। सिक्योरिटी पर्सन विल कैरी आउट चेकिंग ऑफ बैगेज, मटेरियल एंड व्हीकल बाय हैंड और गैजेट डिवाइसेस, फ्रिस्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी मेल बाय मेल एंड फीमेल बाय फीमेल ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मैन, मटेरियल एंड व्हीकल ऑन ड्यूटी प्लेस। जिस ड्यूटी स्थल पर सुरक्षाकर्मी तैनात है वहां पर आने जाने वाले व्यक्ति के सामान की तलाशी लेगा, उसके बैगेज की तलाशी लेगा, उसके मटेरियल को जांच करेगा। वो हाथ से भी जांच कर सकता है, टटोल कर जांच कर सकता है, उसका बैग वगैरह चैन खोलकर आंखों से देख सकता है, हाथों से सामान को बाहर निकाल करके चेक कर सकता है, या गजट HHMD या DFMD या एक्सबिस के द्वारा भी उसके सामान की जांच की जा सकती है। साथ ही साथ जब व्यक्ति के फ्रिस्किंग की बात आती है तो फ्रिस्किंग में एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि पुरुष की फ्रिस्किंग पुरुष के द्वारा और महिला की फ्रिस्किंग महिला के द्वारा ही किया जाए। उसके उपरांत ही किसी आदमी, किसी सामान, किसी व्हीकल को एंट्री एग्जिट अलाउ किया जाए। पॉइंट नंबर 3, रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्योरिटी पर्सन विल मेंटेन रिकॉर्ड इन सिक्योरिटी रजिस्टर्स और कंप्यूटर ऑफ मैन एंड मटेरियल एंड व्हीकल। मैन कि जब बात करते हैं कोई एम्प्लॉय हो सकता है, विजिटर हो सकता है, स्टाफ हो सकता है या थर्ड पार्टी का कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे जो भी आता है उसका आप सिक्योरिटी रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री करेंगे। कब आया, किस पर्पज से आया, किससे मिलने आया, किसके द्वारा परमिशन दी गई, कितने देर ठहरा और कब वापस गया। साथ ही साथ जब मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल और व्हीकल चाहे वो लोडेड है या अनलोडेड है और किस ऑथराइजेशन लेटर के साथ में उसको अंदर प्रवेश दिया गया है या बाहर ले जाने की अनुमति दी जा रही है, उन सभी चीजों का ब्यौरा सारा का सारा आप अपने सिक्योरिटी रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, या आपको कोई कंप्यूटर वगैरह दिया हुआ है तो आप सिक्योरिटी कर्मी होने के नाते उस कंप्यूटर में भी इसको फीड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट और एक्सीडेंट टू सीनियर्स। वरिष्ठ को घटना या दुर्घटना की सूचना देना। सिक्योरिटी पर्सन विल रिपोर्ट ईच एंड एवरी इंसिडेंट और एक्सीडेंट टू सीनियर्स एट ड्यूटी प्लेस एंड सुपरवाइजरी ऑफिसर्स विदाउट एनी डिले बाय एनी मीन्स। If situation allows, he or she can also take picture and short video of the scene for more clarity of the consequences। सुरक्षा कर्मी की एक ड्यूटी यह भी बनती है कि उसके ड्यूटी स्थल पर जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हैपन होते हैं, जो भी वहां पर घटना दुर्घटनाएं होती हैं, उसके विषय में अपने सीनियर को उस ड्यूटी प्लेस पर जो उसका सीनियर है क्लाइंट साइड से उनको उसकी जानकारी तुरंत देगा, और साथ ही साथ जो अपनी हेरारकी में या अपने वर्टिकल में अपनी चैन में जो उनके सीनियर हैं उनको भी इसकी जानकारी तुरंत देगा। और वो जानकारी किसी माध्यम से दी जा सकती है, वो किसी वॉइस कॉल से दी जा सकती है, वो किसी वेब कॉल से दी जा सकती है, व्हाट्सएप के द्वारा दी जा सकती है, किसी मेल के द्वारा दी जा सकती है। इतना भी यदि समय इजाज़त नहीं देता है तो आप किसी पेपर के ऊपर घटना छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखकर उसका फोटो खींचकर वो भेज सकते हैं। लेकिन किसी भी कारण से किसी भी रूप में वो उस घटना दुर्घटना की सूचना इमीडिएट अपने वरिष्ठ को आपको देनी है। यदि सिचुएशन आपको अनुमति देती है, यदि आपको लगता है कि इतना समय आपके पास है, तो 30-30 सेकंड के छोटे छोटे 1-2 वीडियो बनाकर या उसकी पिक्चर लेकर भी आप अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो उनको और ज़्यादा क्लैरिटी बन जाए कि वास्तव में एक्चुअल में हुआ क्या है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, वो सारे के सारे उसमें वो उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलेंस इन ड्यूटी एरिया। देखिए, किसी भी सुरक्षाकर्मी के लिए ऑब्जर्वेशन और सर्विलेंस ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं। यदि कोई सुरक्षाकर्मी इसको कर पाने में फेल हो जाता है तो निश्चित मानिए
कि अपनी ड्यूटी 50% तक वो खत्म हो जाती है, उसकी ड्यूटी वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं सिक्योरिटी पर्सन विल कीप कीन ऑब्जर्वेशन एंड इफेक्टिव सर्विलेंस इन ड्यूटी एरिया विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? इफ देयर इज एनी मिसहैपनिंग एट वर्क प्लेस, if there is any violation of safety and human rights, if there is any non-compliance of rules and regulations at workplace, if there is any unauthorized activity by anybody। कोई भी ऐसा काम जो कि अनहोनी हो सकती है, कोई ऐसा काम जिससे सुरक्षा या मानवाधिकार का उल्लंघन होता हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें नियम या विनियमों का अनुपालना नहीं हो पाती है, कोई ऐसी गतिविधि जो कि अनऑथराइज रूप में की जा रही है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति शराब पीकर ड्यूटी कर रहा है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति गलत हालत में इम्प्रॉपर ड्रेस के साथ या बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए कोई मशीन चला रहा है, कोई व्यक्ति बिना जूते पहने हुए काम कर रहा है, कोई व्यक्ति ने प्रॉपर हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, कोई व्यक्ति वहां पर ड्यूटी प्लेस पर ताश खेल रहा है या शराब पी रहा है। इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उसकी जानकारी तुरंत उसके ऊपर नजर रखना, उसका सर्वेलेंस करना, किसी गलत आदमी पर यदि शक होता है तो उसको पूरी तरीके से निगरानी में लेना, साथ ही साथ उसकी गतिविधियों के बारे में अपने सीनियर को सूचित करना, ये एक सिक्योरिटी पर्सन की ड्यूटी में आता है। पॉइंट नंबर 6, टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी ड्रेस एंड डिसिप्लिन। सिक्योरिटी पर्सन विल मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी ड्रेस एंड डिसिप्लिन विदाउट एनी एक्सक्यूजेस एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल वेयर ही और सी इज डिप्लॉयड। जहां भी सुरक्षाकर्मी तैनात है, वहां के आदमी और सामग्री की सुरक्षा से समझौता किए बिना ड्यूटी पोशाक और अनुशासन के उच्च मानक को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ पर किसी आदमी और सामग्री की सुरक्षा से समझौता किए बिना शब्द इसलिए लिखा गया है कि सपोज किसी व्यक्ति ने ड्रेस पहना हुआ है और हम बोलते हैं कि आपको अपनी ड्रेस और डिसिप्लिन और ड्यूटी आपको उच्च कोटि का बनाए रखना है, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि आपके सामने यदि कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय कहीं काम करता हुआ किसी मशीन में ट्रैप हो जाता है और आप ये बोले कि साहब आपने ड्रेस को अच्छा रखने के लिए बोला है और मैं इसी एम्प्लॉय को बचाने जाऊंगा तो मेरी ड्रेस गंदी हो सकती है, या कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर है कि पानी भर गया और उस व्यक्ति की जान खतरे में, डूबने का खतरा है और आप कहें कि साहब मेरे जूते गंदे हो जाएंगे क्योंकि आपने तो ड्रेस को अपडेट करने के लिए और हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बोला है, तो इसलिए मैं अपने जूते गीले नहीं करूंगा या मैं अपनी ड्रेस नहीं उतारूंगा। उस चीज को बिल्कुल आपको दरकिनार करके आदमी और सामग्री की सुरक्षा से समझौता किए बिना उनको मेंटेन रखना है। यदि आपको अपनी ड्रेस या अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार का समझौता करने की आवश्यकता है, केवल इस शर्त पर कि वहां पर किसी आदमी और सामग्री की सुरक्षा से समझौता न हो, तो आप वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एमेनिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ वर्क प्लेस। कार्यस्थल की सुविधा एवं संपत्ति के अनाधिकृत उपयोग को रोकना। सिक्योरिटी पर्सन विल स्टॉप unauthorized use of amenity and property of workplace by anybody including following things। कौन कौन सी वो चीजें हो सकती हैं? कैंटीन एमेनिटी, ऑफिस फैसिलिटी, मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और अप्लायंसेस, व्हीकल एंड मशीनरी पार्क्ड एट वर्क प्लेस। सुरक्षा कर्मी की एक ड्यूटी यह भी होती है कि वह ना ही तो खुद और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को इस बात के लिए अलाउ करे, अनुमति दे कि वहां पर जो आपके ड्यूटी स्थल पर कैंटीन वगैरह की सुविधा है उसका गलत ढंग से उपयोग करना या उसका दुरुपयोग करना। जैसे कि कैंटीन में सपोज कहीं खाना मिलता है तो आप अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए आप खाना पैक करा के लेके जा रहे हैं, ये सब गलत है। कैंटीन की जो फैसिलिटी है किसी ड्यूटी स्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ही है जो ऑन ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर खाना ढो रहे हैं या रसगुल्ले मिल रहे हैं तो रसगुल्ले लेकर के जा रहे हैं। कुछ भी ऐसी कैंटीन की, या वहां पर चाय है तो आप चाय पूरा फ्लास्क भर के बाहर लेके जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा कोई भी कैंटीन में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसका दुरुपयोग रोकना, ये सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ कार्यालय में दी जाने वाली सुविधाएं, जैसे वहां लगे हुए प्रिंटर, या वहां पर बैठने के लिए कोई कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह है, या वहां पर कोई टीवी वगैरह लगे हुए हैं या एलईडी लगे हुए हैं जो मीटिंग के लिए लगे हुए हैं, उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना ही स्वयं करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। साथ ही साथ ऑफिस के अंदर एसी लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई हैं या बाकी फैन वगैरह हैं, उनको मिसयूज नहीं करना है। जब ऑफिस ऑफ तो वो सारे के सारे उपकरण, एसी, लाइट और पंखे वगैरह सारे के सारे ऑफ कर देने चाहिए। उनको रात में अनावश्यक रूप से मिसयूज नहीं करना है। साथ ही साथ
कई बार कुछ कंपनियों की गाड़ियां होती हैं, कुछ वाहन मशीनरी होती है, रात में ड्यूटी प्लेस पर खड़ी कर दी जाती है, उसकी चाबी सिक्योरिटी के पास रहती है। तो ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रकार से उन वाहन और मशीनरी को रात को स्टार्ट करके चलाने के लिए ड्राइविंग वगैरह ना सीखे। कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें ड्राइवर बनने की कोशिश किया और वो एक्सीडेंट कर बैठे और गाड़ी नुकसान हो गया और अपना भी नुकसान कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है। पॉइंट नंबर 8, हैंडलिंग ऑफ कंटीजेंसी ऑब्लिक इमरजेंसी, आकस्मिकता और आपातकाल से निपटना। Security person will have proper training to deal with contingency at workplace and knowledge about topography of surrounding area of his duty post, such as nearby building, colony, name and contact number of nearby police station, approaching route, etc. देखिए, जब गार्डिंग फोर्स की बात आती है तो नियर बाई लोकल पुलिस स्टेशन एक गार्डिंग फोर्स का काम करता है, जो कि किसी कंटीजेंसी में, किसी इमरजेंसी में सुरक्षा कर्मी के लिए सबसे पहले रीइंफोर्समेंट के तौर पर सबसे पहले पहुंचता है। तो किसी भी सुरक्षा कर्मी को किसी कंटीजेंसी और इमरजेंसी को डील करने के लिए अपने आप को हमेशा ट्रेंड रखना है, हमेशा उसकी ट्रेनिंग को लेकर रखना है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उस कंटीजेंसी को अपनी सिखलाई के अनुसार डील कर सके और साथ ही साथ उसको जिस ड्यूटी प्लेस पर वो तैनात है वहां के सराउंडिंग, आसपास में क्या लेआउट है, कौन कौन सी बिल्डिंग या कॉलोनी है, लैंडमार्क क्या क्या है, वहां के जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है उसमें थानाध्यक्ष महोदय का नंबर क्या है या उनका नाम क्या है, उनके सीयूजी नंबर जो भी है वो सारे के सारे उसके मोबाइल में होने चाहिए। यदि पुलिस को आप किसी इमरजेंसी में रात या कुछ ऐसे बेवक्त आप उनको बुलाते हैं तो उस टाइम पर पुलिस को आप गाइड कर सके वहीं फोन के द्वारा कि साहब ये रास्ता बंद है, आप जो अल्टरनेटिव रूट है वो ये रूट है, यहाँ से आप मेरी ड्यूटी पोस्ट तक आकर मुझको मदद पहुंचा दीजिए। तो ये तमाम बातें एक सुरक्षा कर्मी को पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, प्रॉपर हैंडलिंग and taking over the duty charge with the relievers. During Henry taking over the duty charges of respective duty post, he will carry out physical checking of his duty area to detect or attempt of sabotage to any equipment, materials, machines, theft of AC, light, fan, battery, inverter, switchboard, crockery, table, chairs or any other items, or office or canteen or any cut or replacement of cable equipment with old one, etc. सुरक्षा कर्मी का एक सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी ये होती है कि जब भी हैंडी टेकिंग कर रहे होते हैं तो वो ड्यूटी का चार्ज लेन देन करने के दौरान वहां के जो भी उपकरण लगे हुए हैं, जो भी मशीन है, जो सामग्री है, जो एसी, लाइट, पंखा, बैटरी, इन्वर्टर, स्विच बोर्ड, इस तरीके के, इसमें कोई चोरी तो नहीं हुआ है, किसी ने खोला तो नहीं है, कोई क्रॉकरी वगैरह तो चेंज नहीं कर दिया, कोई कुर्सियां वगैरह तो कम नहीं है, कार्यालय में कोई टूट फूट तो नहीं है, पावर केबल तो कट नहीं है, किसी ने ऐसा तो नहीं कि नए सामान को वहां से उठाकर पुराना सामान उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है। ये तमाम चीजें फिजिकली आपको चेक करनी है, उसके बाद ही आप ड्यूटी हैंडी टेकिंग करने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं या ड्यूटी पर अगली बार तैनात हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, फॉलो ABC ऑफ सिक्योरिटी एंड OPPR ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए, 2 यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं जो कि एक सुरक्षा कर्मी को पता होने चाहिए। सबसे पहले सिक्योरिटी की ABC, इस ABC में हम बताते हैं एज्यूम नथिंग, बिलीव नो वन, चेक एवरीथिंग। एक सुरक्षा कर्मी को कभी भी कोई चीज अपने आप से स्वतः नहीं मान लेनी है, अनुमान नहीं लगाना है। हर चीज को क्या करना है, किसी पर भरोसा ना करते हुए हर चीज को खुद जांच करना है। तो सुरक्षा की ABC हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप कहीं ड्यूटी पर तैनात हैं या ड्यूटी करते हैं। साथ ही साथ यदि कोई आपातकाल होता है, किसी भी प्रकार के आपातकाल के लिए OPPR एक ये फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले कोई भी आपातकाल यदि होता है तो आप उस चीज को ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला, अंदर से बोल दिया आग आग और आपने देखा नहीं और आपने भी अपने सीनियर्स को मैसेज दे दिया कि साहब ऑफिस में अंदर आग लग गया है, जबकि आपने उसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। आप सबसे पहले उस स्थिति को सिक्योरिटी एंगल से आप देखें कि वास्तव में वो आग जो लगा है या जो भी इमरजेंसी है वो किस नेचर की है। क्या वो ऐसी इमरजेंसी है कि जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, या वो ऐसी इमरजेंसी है कि आप खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको किसी बाहरी रिसोर्स की मदद की आवश्यकता है। तो यह आपको तय करना है। सबसे पहले आप उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, साथ ही साथ अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं और अपना जो सामान है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, उसका प्रोटेक्शन करेंगे। देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है, यदि प्रोटेक्शन आदमी की बात आती है या सामग्री की बात आती है, तो सबसे पहली वरीयता हम किसी कर्मचारी की सुरक्षा को वरीयता देंगे, ना कि मटेरियल की सुरक्षा को। मटेरियल की सुरक्षा भी करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें आदमी को बचाना है, उसके बाद मटेरियल को बचाना है। आदमी को हम दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन सामान यदि बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, चोरी हो जाता है, ठीक है, दोबारा आ जाएगा। लेकिन आदमी एक बार चला गया तो आदमी की रिकवरी हम नहीं कर सकते, इसलिए आदमी को सबसे पहले हमें ऊपर रखना है।
साथ ही साथ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जो घटना हुई है या जो दुर्घटना घटित हुई है उसमें ज्यादा नुकसान ना हो, उसके कंसिक्वेंसेस को मिटिगेट करने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए, उसके परिणाम को गंभीरता से बचाने के लिए उसको हम प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आग लगी तो आग लगने के दौरान जिस चेयर या जिस रूम के अंदर आग लगी है उसके मेटेरियल को हम बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, वहां से वो तमाम चीजें हटा देते हैं ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उस आग को तुरंत हम तत्काल रूप से एक्सटिंग्विश करते हैं किसी एक्सटिंग्विशर के द्वारा, या जो भी वहां पर फायर को कंट्रोल करने के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा हम उसको तत्काल प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ रेस्पॉन्ड या रिटेलिएशन को भी हमेशा दिमाग में रखना है। सिक्योरिटी गार्ड के जो नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं, सिक्योरिटी गार्ड को जो ट्रेनिंग में बताया हुआ है या सिक्योरिटी पर्सन को जो बताया हुआ है, जिस जवान को जो ट्रेनिंग मिली है उसके अनुसार उस सिचुएशन को डील करें। हो सकता है कि कोई फोर्सिबली एंट्री हुई है, बाहर से कोई अटैक हुआ है, उस केस में यदि आपको चारों तरफ के गेट बंद करने हैं, सुरक्षा कर्मी की जो ड्यूटी है उन ड्यूटी को निर्वाह करने में बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसका जो एक रिएक्शन है वो बिल्कुल एक नेचुरल और करेक्ट रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन या रिटेलिएशन 3 प्रकार का होता है: ओवर रिएक्शन, करेक्ट रिएक्शन, अंडर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन और करेक्ट रिएक्शन ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अंडर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जहां पर आपको काम करना चाहिए था आपने नहीं किया, आप वहां पर फेल है। ओवर रिएक्शन ठीक है, किसी हद तक ओवर रिएक्शन भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जरूरत है कि आप करेक्ट रिएक्शन ही करें। यदि किसी कारण से करेक्ट रिएक्शन कर पाने की हालत नहीं है तो भले ही ओवर रिएक्ट कर जाएं, बट अंडर रिएक्ट कभी ना करें। सिक्योरिटी में अंडर रिएक्शन को सबसे बड़ी कमी माना जाता है। कुछ नहीं से कुछ तो करें, ये हमेशा अपने दिमाग में आप बिठा के रखें, आप कभी सिक्योरिटी फेल नहीं हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये 10 के 10 पॉइंट आपके ड्यूटी निर्वहन में आपकी काफी हद तक सहायता करेंगे। दोस्तों, आज हमने बात की सुरक्षा कर्मियों के लिए उन निर्देश के बारे में जो किसी ड्यूटी प्लेस पर उनके लिए निहायत आवश्यक होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।